किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप स्वीकार करें महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत दिया, ये संदेश दिया जिसकी प्रासंगिकता आज भी हम महसूस कर रहे हैं। और किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम है कृषि दर्शन वाटरशेड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर बहुत सारी शंकाओं का समाधान हम करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सालों पहले पानी की आवश्यकता को हमने समझ लिया था। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून कहकर कवि रहीम ने हमें जल बचाओ का संदेश दिया था। और पानी राखिए का मतलब यह है कि पानी को रखो भी, संरक्षित भी करो और उसको भविष्य के लिए भी बचा कर रखो। आइए इसी विषय पर जानकारी के लिए आज के हमारे मेहमान ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री विवेक दवे साहब से मुलाकात करें और इनसे आज के इस वाटरशेड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बहुत सारे सवाल करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने कहा कि पानी बहुत बड़ी ज़रूरत है, सदियों पहले भी थी और सदियों बाद तक, जब तक मनुष्य का जीवन है पानी तो चाहिए ही होगा। लेकिन पानी, और विशेष रूप से अगर हम कृषि क्षेत्र में बात करें तो पानी के बिना अच्छी खेती की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आज भी चाहे सिंचाई का क्षेत्र कितना भी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारा रकबा जो है वो आज भी कृषि हमारा जो है वर्षा आधारित ही है जी। तो यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए अगर हम बात करें, पानी की ज़रूरतों के बारे में बात करें, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर विस्तृत प्रकाश डालें। ज़रूर। ये जो वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र हैं, इनमें विगत दशकों का यदि आप बरसात का पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि बरसात नियमित नहीं होती है। पानी तो उतना ही गिर रहा है, लगभग यदि हम औसतन देखें, यदि किसी क्षेत्र में 900 मिलीमीटर बरसात होती है तो वो बरसात तो उतनी ही हो रही है, बट इसका जो वितरण है पानी का वो बड़ा अनियमित है। पता चलता है कि 900 में से 200 मिलीमीटर पानी एक दो दिन में बरस गया। तो ये जो अनियमित वर्षा है, इसके कारण मिट्टी है जो क्षेत्र की, उसमें पर्याप्त नमी का संरक्षण नहीं हो पाता है और पानी जो हम संरक्षित करते थे वह भी सही तरीके से संरक्षित नहीं हो पाता है। तो इसके कारण जो उत्पादन है कृषि का वो प्रभावित होता है इन क्षेत्रों में। दूसरा विषय यहाँ ये भी रहा है कि जैसे जैसे वर्षा की अनियमितता बढ़ती गई है, किसानों ने सघन खेती करना शुरू किया, क्योंकि उनको तो उत्पादन चाहिए ही। तो जो सघन खेती के तरीके उन्होंने अपनाए हैं उसके कारण भी मिट्टी के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ा है। तो ये दो कारण महत्वपूर्ण हैं। एक तो पानी समय पे उपलब्ध नहीं हो पाना, नंबर एक, और नंबर दो वहाँ पे जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसका परिवर्तित होना, जिसके कारण वहाँ पे सामर्थ्य के अनुरूप अब कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में यदि हमको वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि के उत्पादन में संवहनीयता लानी है तो आवश्यक यह है कि बरसात का जो भी पानी उपलब्ध हो रहा है उसको हमको हर तरीके से संरक्षित करना होगा। वो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब, हम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हमारे अंदर कमियां हैं जिसके कारण वाटर लेवल जो है वो दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। हमारे किसान भाई भी आज के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं हमको। सीधी बात कीजिए, 1800-233-0040 पर आप फ़ोन कीजिए और इस पर आपको कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। डॉक्टर साहब, हमने कहा कि वाटर शेड या जो जहाँ वर्षा आधारित क्षेत्र हैं वहाँ तो हमें खेती पर पानी की व्यवस्था के लिए कुछ नए प्रयास करने ही होंगे पानी बचाने के लिए। ज़रूर। लेकिन जहाँ पर पानी बरसता है, ज़्यादा मात्रा में भी बरस जाता है लेकिन वहाँ पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी हम बचा के रखें। क्या ख्याल है आपका? मध्य प्रदेश के यदि संदर्भ लें तो ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा निर्मित नहीं होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरस रहा है। बट जो आप संभवतः कहना चाह रहे हैं कि यदि बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है जी। तो उस स्थिति में तो खेती दूसरे तरीके से प्रभावित होती है कि आपकी जो फसल लगी हुई फसल है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। वहाँ पे फिर हमको पानी, जो अतिरिक्त पानी आ रहा है बाढ़ को, उसको प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर फिर जैसे जो बाढ़ का पानी अतिरिक्त आता है उसको हम नालियों के द्वारा खेतों में आने से रोक सकते हैं, वो दूसरे तरीके हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में पर ऐसी स्थितियाँ बहुत कम निर्मित होती हैं वो कि बाढ़ से हमारी पूरी की पूरी फसल प्रभावित हो जा रही है। अब तो बाढ़ें आना वास्तव में
पुराने किस्से हो गए डॉक्टर साहब। हमारे जब हमारा बचपन था तो हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती थी मध्य प्रदेश में, नर्मदा में काफ़ी उफान आता था। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। लीजिए चलते हैं डॉक्टर साहब सागर, जहाँ हमारे किसान भाई हमसे बातचीत करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि छोटे किसान होते हैं मध्य प्रदेश में जी जी, उनके लिए क्या खुद से जल के संसाधन वगैरह तय करना मुश्किल होता है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें सरकार से अनुदान प्राप्त होता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा? आपने धर्मेंद्र जी बहुत उपयुक्त प्रश्न पूछा। जो हमारे छोटे और जिनको हम लघु और सीमांत कृषक कहते हैं, उनके खेतों पर यदि जल संरक्षण का काम करना है तो शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण विकास की महात्मा गांधी नरेगा है, जिसमें आप अपने खेत पर जल संरक्षण के लिए कार्य करवा सकते हैं और ये 100% आपको शासन से अनुदान मिलेगा। और इसके लिए आप चाहें तो अपने जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनसे संपर्क करिए और उनको बताइए कि आपके खेत में पानी की समस्या है और आप अपने खेत पे इस समस्या के निदान के लिए संरचना जैसे खेत तालाब बनवाना चाहते हैं, या आपके यहाँ पे भूजल का स्तर अच्छा है आप कुआं बनवाना चाहते हैं। तो ये दोनों काम, जल संरक्षण के लिए खेत तालाब या आपके यहाँ भूजल स्तर अच्छा है तो कुएं का निर्माण, ये दोनों काम मनरेगा के तहत किए जा सकते हैं। तो और 100% इसको आपको शासन से अनुदान मिलेगा। इसमें क्या व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह की जल संरचनाएं बनाने का प्रावधान है डॉक्टर साहब? मनरेगा में दोनों तरीके के कार्य किए जा सकते हैं, व्यक्तिगत भी कार्य होते हैं और सामुदायिक कार्य भी होते हैं। इसमें कोई इस तरह का बंधन नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही काम करना है। और हमें लगता है जब मनरेगा की बात की है तो जब आप अपने खेत पर काम कर रहे हैं, तालाब बना रहे हैं या अन्य संरचना बना रहे हैं, तो शायद पारिश्रमिक भी आपको उसमें उसमें यदि आप मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारी हैं तो चाहें तो आप उसमें स्वयं भी कार्य कर सकते हैं। पर निश्चित तौर पर यदि कुआं हैं या खेत तालाब जैसी संरचना है उसमें मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है तो आपको अतिरिक्त मजदूर भी वहाँ लगाने होंगे। आप स्वयं भी कार्य कर सकते हैं और उसमें जो मजदूरी है निर्धारित वह प्राप्त भी कर सकते हैं। दवे साहब, एक नई योजना के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक स्थापित योजना हो चुकी है बहुत शीघ्र ही, और इसमें कई सारी योजनाएं समाहित हो गई हैं, ऐसा हमारी जानकारी में है जी। लेकिन वाटरशेड पे तो पहले भी बहुत सारी योजनाएं चली आ रही थी जी। इसमें और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अंतर है? हाँ, इसमें वाटरशेड की जो नई योजना है जिसको वाटरशेड विकास घटक 2.0 कहा गया है जी, और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक प्रमुख अवयव है आज के तारीख में जी। तो पहले जो वाटरशेड कार्यक्रम चला करते थे आपके एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के नाम से या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से, इनमें जो कार्य करने की प्रणाली थी उसमें सबसे ज़्यादा महत्व आपके जल संरचनाओं के निर्माण को दिया गया था कि पहले आप जल संरचनाओं का निर्माण करिए और उसके बाद फिर आप कृषि उत्पादन के स्थायित्व के बारे में विचार करिए। परंतु अब ये जो नई योजना है वाटरशेड विकास घटक 2.0, इसमें जल संरक्षण संरचनाओं के पूर्व इस बात को महत्व दिया गया है कि हम स्थान विशेष की जो कृषि है, खेती है, सबसे पहले उसका आकलन करें कि वहाँ पे कौन सी फसलें ली जाती हैं, उन फसलों का फिर हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो परंपरागत खेती है उससे इतर हमको खेती को लाभदायी व्यवसाय में बदलना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी महत्व देते हैं कि खेती लाभ का व्यवसाय बने, डबलिंग द फार्मर इनकम की बात कही जाती है। तो उस अवधारणा पे यदि काम करना है तो निश्चित तौर पर हमको जो कृषि की प्रणालियां हैं उसके उन्नयन के बारे में सोचना होगा। तो इसमें जो नई वाटरशेड योजना है उसमें पहले कृषि प्रणाली का हम उन्नयन कैसे करेंगे उस पर विचार करना है और फसलों का पूरा आकलन करके कितना पानी लगेगा उसका विश्लेषण करना है, और जब ये विश्लेषण हो जाएगा उसके बाद में फिर इस पानी की पूर्ति के लिए जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है। तो एक तो ये प्रमुख परिवर्तन इसमें किया गया है। दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि केवल जल संरक्षण पर्याप्त नहीं है। दो पक्ष होते हैं जल प्रबंधन के। पहला पक्ष होता है, एक तो हम प्रदायकर्ता के रूप में, शासन जो है, सरकार जो है प्रदायकर्ता के रूप में कार्य करती है कि पानी की व्यवस्था संरचनाएं बनाती है, और दूसरा पक्ष होता है उसका प्रबंधन जिसको हम कहते हैं मांग। तो सामान्यतः देखा गया है कि प्रदायकर्ता के रूप में तो शासन काम कर देता है, पर जो मांग आधारित पक्ष है, जो किसान का पक्ष है, वहाँ पर पानी जैसे ही आता है उसका उपयोग बढ़ जाता है।
तो दूसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया है इस योजना में कि केवल हम पानी के प्रदाय पे काम नहीं करेंगे, जो पानी का प्रबंधन है, समुचित प्रबंधन, उस पे भी ध्यान देंगे। जो पानी है हमारे पास उसका हम दक्षतापूर्ण कैसे उपयोग कर सकें, उस पे भी विचार करना है। और तीसरा एक जो मेजर चेंज इस योजना में आया है कि जो पूरा कार्यक्रम का प्रबंधन है वो कृषकों के उत्पादक संगठन है उनके द्वारा किया जाएगा। तो कृषक उत्पादन संगठन भी इसमें गठित किए जाने। एक चौथा पहलू और जोड़ा गया है क्योंकि वो अभी समसामयिक विषय है जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी देख रहे हैं विगत दशक में। तो ये कोशिश भी इसमें की गई है कि हम जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम है उससे कैसे निपट सकें, उससे आपको कैसे अनुकूल बना सकें, तो वो भी बात इस नई योजना में कही गई। और निश्चित रूप से ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ था, बड़े 20 देशों का, जो इंदौर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहाँ कृषि समिति का, वर्किंग कमेटी का, तब भी बात जलवायु परिवर्तन पर आई थी और वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें हमारा सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है, सीधे सीधे जुड़ाव हमारा है, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो हमें जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ेंगे। एक बहुत सुंदर संदेश जो हमें माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही मिला है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद से अधिक उत्पादन लेना। और किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि हर बूंद का पूरा पूरा उपयोग हो। इस विषय पर हम फिर से आएंगे दवे साहब, लेकिन अभी हमको एक छोटा सा विराम लेना होगा। किसान भाइयों बहुत जल्दी से लौटते हैं आपके पास। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार पुनः स्वागत है हमारे किसान भाइयों का आपकी अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और हम आज श्री विवेक दवे साहब से बात कर रहे हैं, जो कि संयुक्त आयुक्त हैं ग्रामीण विकास विभाग, और आपसे चर्चा कर रहे हैं हम जल ग्रहण क्षेत्र विकास पर, और साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जो 2.0 घटक हैं वाटरशेड का, उस पर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने किसान भाइयों से कहा था कि प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग करके ज़्यादा उत्पादन लें, लेकिन किसान भाई अपना जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे शायद ये सपना साकार नहीं होगा। एक बहुत अच्छी योजना है खेत तालाब, जो किसानों को अपने खेत पर बनाना है। हम चाहेंगे कि इसके महत्व पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम जल संरक्षण की बात करें तो जो वाटरशेड विकास का सिद्धांत है रिच टू वैली का, कि हम ऊपरी ढाल के क्षेत्र से पानी बचाना शुरू करेंगे, उसमें यदि हम संरचनाओं का नाम लें तो सबसे पहाड़ी क्षेत्रों पे हम कंटूर ट्रेंच बनाते हैं जी। उसके बाद फिर हम शनह शनह जब नीचे आते हैं तो हमारे जो नदी नाले हैं उस पे हम स्टॉप डैम या चेक डैम की बात करते हैं, तालाबों की भी बात करते हैं। और इसके बाद में यदि हम खेत की बात करें, विशेषकर जो हमारे धर्मेंद्र भाई ने सागर से भी प्रश्न पूछा था कि छोटे किसान अपने खेत पर पानी के लिए क्या करें, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे भूजल उपलब्ध नहीं है या बहुत कम, भूजल का स्तर बहुत नीचे है और हमारे किसान भाई सक्षम नहीं हैं कि वे नलकूप का खनन करा सकें, वहाँ पे वे अपने खेत पर खेत तालाब बना सकते हैं। और इसके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शासन की जो प्रमुख योजना है मनरेगा, उससे भी वित्तीय सहायता मिलती है, और वाटरशेड की जो योजना जिन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत है वहाँ पे भी इसमें वित्तीय सहायता मिलती है। तो यदि हमारा 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर का खेत है और उसमें हम 4000 घन मीटर का खेत तालाब बनाते हैं, 40 मीटर बाय 30 मीटर लंबाई चौड़ाई का और 3 से 4 मीटर गहरा, और ये बहुत प्रॉपर्ली बना हुआ तालाब है जी।
तो ये 4000 घन मीटर का यदि हम खेत तालाब बना लें तो ये मान के चलिए इसमें वर्षा जल जो संग्रहित होगा वो आपकी जो रबी की फसल है उसके कम से कम शुरुआत के जो 2 पानी हैं उनमें जो हम जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन, सुरक्षित सिंचाई, उसकी ये पूर्ति कर देगा। तो आपकी रबी की फसल के लिए बहुत ही जीवनदायक संरचना है। और जो मेरा अनुभव है न केवल प्रदेश के बल्कि देश के अन्य राज्यों में, विशेषकर झारखंड में, उड़ीसा में, प्रदेश के कई हिस्सों में, देवास में, सागर में इस संरचना का बहुत लाभ किसानों ने प्राप्त किया है। बल्कि हमारा जो सागर का वाटरशेड का एक पिपरिया गोपाल ग्राम है वहाँ पे इन खेत तालाब का निर्माण काफ़ी बृहद स्तर पे हुआ और उसको जल संरक्षण का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। क्या बात है, बधाई का पात्र है आपका विभाग। और यहाँ जो तालाब बना है ज़्यादातर पॉलीथीन की शीट को बिछाकर और इस तरह से बनाए जाते हैं। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आपके क्षेत्र की मृदा ऐसी नहीं है कि जिसमें पर्कुलेशन ऐसी है कि जिसमें पर्कुलेशन नहीं होगा तो आपको पॉलीथीन शीट बिछाने की ज़रूरत नहीं है। और विशेषकर प्रदेश का जो काफ़ी भूभाग है वहाँ पे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी के क्षेत्र में यदि हम खेत तालाब बनाते हैं तो प्रारंभिक वर्षा का जो प्रारंभिक काल है उसमें तो पानी रिसता है, बट काली मिट्टी के खेत में समय के बाद में उसमें सिल्ट जब जमा हो जाती है तो पानी का रिसाव भी रुक जाता है। तो वहाँ पे आपको पॉलीथीन शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे पर्कुलेशन या रिसाव नहीं हो रहा है। परंतु जहाँ पर रिसाव यदि काफ़ी मात्रा में है तो इस प्रकार के खेत तालाबों में आप पॉलीथीन शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और वैसे हम ये देख रहे थे कि तालाब ही ना सिर्फ अच्छा बना था बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने सोलर जो है पैनल्स भी लगा रखे हैं, यानी सोलर पंप से भी सिंचाई करते हैं। मैं आपको बल्कि उदाहरण देना चाहूँगा कि झाबुआ जिले में इस वर्ष हमारे जो वाटरशेड विकास के काम हुए हैं उनमें हमने जो शासकीय मदद दी वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति किसान थी। पर किसानों ने जब इस संरचना की उपयोगिता देखी तो उन्होंने स्वयं की धनराशि मिलाकर खेत में पॉलीथीन शीट लगा के पानी का संरक्षण किया है। और वास्तव में आदिवासी क्षेत्रों ने कई सफलता की कहानी रची हैं और हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो बहुत प्रगतिशील और मेहनती किसान के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उन सभी किसान भाइयों को हमारी बधाई। डॉक्टर साहब, ये जो तालाब हैं क्या ये वैकल्पिक रोजगार के साधन भी बन सकते हैं या उसके रूप में सब मददगार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बल्कि रायसेन का ही पास का उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ के जो एक किसान हैं उन्होंने अपने खेत में खेत तालाब बनवाया। आप लोगों ने, किसान भाइयों ने, समेकित कृषि जिसको हम अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, समेकित कृषि प्रणाली, आज का समय अब वो है जब हमको समेकित कृषि प्रणाली पर जाना होगा। केवल हम परंपरागत फसल लेकर अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। खेती के साथ आपको खेत पे दूसरे भी कार्य जैसे कृषि का विविधीकरण है, जो आप हम परंपरागत फसल लेते हैं उसके साथ दूसरी फसलें जैसे उद्यानिकी फसलें हैं वह भी लेना होंगी। उसके साथ में यदि आप खेत तालाब बना लें तो खेत तालाब का पानी आपके सिंचाई में भी काम आएगा और सिंचाई होने के बाद भी यदि उसमें पानी है, उपलब्ध है, तो उसमें फिर आप मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके जो मैं रायसेन के जिन किसान भाई का नाम बता रहा था, आपको नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ना केवल अपनी परंपरागत गेहूं के साथ में दूसरे उद्यानिकी फसलें जैसे उन्होंने आलू का उत्पादन किया है, उससे भी उन्होंने अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये। उसके साथ में जो खेत तालाब है उससे उन्होंने मत्स्य पालन भी किया तो उससे भी लगभग उनको 50 हज़ार रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। तो लगभग ऐसा उन्होंने 75 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त आय खेत तालाब को वैकल्पिक स्रोत के रूप में अर्जित कर। ये शाजापुर जिले के जयनारायण पाटीदार और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, खेत तालाब बनाकर किए हैं और पर्याप्त रूप से थोड़ी मोटी नहीं बहुत अच्छी तरीके से ऊंचाई कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे पपीते और संतरे के उन्होंने बगीचे लगाए हैं और बहुत सारे किसान भाई मत्स्य पालन भी कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त किसानों को अब समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि खेत खाली है, पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पशुओं के लिए भी ज़रूरत है, पेयजल की भी ज़रूरत है जी। तो अब ऐसा ही यही समय है कि जब चिंतन भी करना है और क्रियान्वयन भी करना है। क्या सलाह होगी आपकी किसान भाइयों के लिए? मेरा तो कहना ये है कि अब जो समय है अप्रैल मई जून का, इसको हम मध्य प्रदेश में गैर कृषि सीज़न कहते हैं, लीन एग्रीकल्चर सीज़न के नाम से जानते हैं जी। और ये वो समय होता है जब हमारे जो किसान भाई हैं वो कोई परंपरागत फसलें नहीं लेते हैं। जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ पे ज़रूर सब्जी उत्पादन या तीसरी फसल की तरफ वो जाते हैं, पर अधिकांश खेत इस वक्त पे खाली होते हैं। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा कि आप अपना
गांव में बैठें, साथ में बैठें, अपने यहाँ के जो फसलें हैं उनका विश्लेषण करें कि उसमें कितने पानी की ज़रूरत होती है, और उस पानी की ज़रूरत के पूर्ति के लिए फिर आप तय करें कि हम कहाँ कहाँ कौन सी जल संरक्षण की संरचनाएं बना सकते हैं। वो आकलन करके, यानी वाटर बजट, पानी का बजट बना के यदि आप जल संरक्षण संरचनाएं बनाएंगे तो न केवल उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, बल्कि जो हमारे खेत हैं उनके भी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं खेतों की, उनके भी पानी की पूर्ति हो सकेगी। तो अप्रैल, मई, जून 3 माह हमारे पास ऐसे उपलब्ध हैं जब हम पूरे जतन के साथ जल संरक्षण का कार्य मिशन मोड में करके अपने गांव में पानी की समस्या के निदान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो आपकी शासकीय योजनाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा आपके पास में उपलब्ध है। इसके अलावा जहां वाटरशेड की योजनाएं स्वीकृत हैं, वो वाटरशेड के मद से भी आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसके अलावा भी अन्य वित्तीय स्रोत हैं आपके, जैसे 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों की है, उनमें भी जल संरक्षण के कार्यों का प्रावधान किया गया है। अन्य विभाग भी जो हैं, लोक स्वास्थ्य तंत्र की विभाग है या कृषि कल्याण एवं विकास विभाग है, उनकी भी दीगर योजनाएं हैं जिसमें जल संरक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध रहती है। दवे साहब, हम चल रहे हैं दमोह, जहाँ से हमें मनोज जी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। मनोज कुमार, आपका प्रश्न हमारे लिए स्वागत योग्य है, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कृषि योजनाओं में एक सोलर पैनल दिया जाता है, तो किसानों के लिए उसका मापदंड क्या रहता है? मतलब किन किसानों को वो चीज मिल सकती है, किस अनुदान प्राप्त होता है सोलर पैनल में? सोलर पैनल की सोलर पैनल का एक्चुअली जो वास्तव में जो जिन योजनाओं को मैं नाम ले रहा हूँ, मनरेगा और वाटरशेड, उससे पृथक से सोलर पैनल लगाने का प्रावधान नहीं है। परंतु मनरेगा में तो नहीं ही है, परंतु वाटरशेड योजना जो है, इसमें उत्पादन प्रणाली मद का जो एक घटक उपलब्ध है, उसमें आप सोलर पैनल लगा के जो सोलर युक्त पंप हैं, सोलर पैनल युक्त पंप हैं, वो अपने खेतों पर इंस्टॉल करा सकते हैं। उसमें आपको भारत सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है उसमें 100% हम वित्तीय सहायता देते हैं, परंतु उसमें 20% आपको एक योगदान राशि है वो विकास खाते में जमा करने। तो कहने का मतलब ये है कि 80% राशि तक आपको इसमें अनुदान सोलर पैनल पे वाटरशेड विकास मद से उपलब्ध हो सकता है। भागीरथी प्रयास करना होंगे जल को लेकर अपने खेतों तक लाने के लिए, अपने गांव तक लाने के लिए, और इसमें हर कोई सहयोगी बनना चाहता है। बहुत सारे किसान हैं वो जो आपकी वाटरशेड योजना से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे दिव्यांग भी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें हैं जो चाहती हैं कि इस योजना में सहभागी बने और इसका लाभ भी मिले और साथ में हम हाथ भी बटाएं। कैसे संभव होगा ये? इसके लिए जो योजना की कार्यप्रणाली है वो जन सहभागिता आधारित है। और आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया कि जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं या हमारी जो महिलाएं हैं वे कैसे योजना से जुड़ सकती हैं। तो इस योजना के जब आयोजना तैयार होती है, प्लानिंग होती है, उस समय पे ये प्रावधान है कि हम जो भी कार्य चयनित करेंगे वो ग्रामीणों के सहभाग से चयनित करेंगे। तो वहाँ पे हमारे जो लघु सीमांत कृषक हैं या हमारी जो ग्राम की महिलाएं हैं, उनका ये दायित्व हो जाता है कि उस प्लानिंग के समय पे जो प्रणाली वहाँ पे प्रक्रिया चल रही होगी उसमें भाग लें, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम समाहित करके योजना बना सकें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने उपयोगकर्ता समूहों के गठन का प्रावधान रखा है। तो जो उपयोगकर्ता दल गठित होंगे उसमें भी ये प्रावधान है कि लघु सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा जो प्रावधान है वो है कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का। तो जब कृषक उत्पादन समूह या संगठन इसमें गठित होंगे तब मेरी आपसे निवेदन है कि विनती है कि आप उस संगठन में, समूह में जो कृषकों के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठित होंगे उसमें अवश्य अपने आप को शामिल कराएं, ताकि एफपीओ के माध्यम से जो भी हम कार्य करेंगे उसका लाभ फिर आपको प्राप्त हो सके। जी, वो एक। और चौथा विकल्प और उपलब्ध है, विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, महिला कृषक हैं, वाटरशेड योजना में एक घटक है आजीविका उन्नयन का घटक। उसमें भी हम प्रति समूह लगभग 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का रिवॉल्विंग फंड देंगे। तो महिलाओं के जो समूह हैं वो यदि स्व सहायता समूह इसमें गठित कर लेती हैं महिलाएं, तो उनको भी हम वाटरशेड मद से फिर वित्तीय सहायता दे सकें। दवे साहब, जैसे जैसे लोकतंत्र जो है वो आम आदमी तक की पहुंच में आ रहा है, पंचायत लेवल और उससे नीचे लेवल तक आ रहा है जी, तो हमारे किसान भाइयों में झिझक एक ख़त्म होती चली जा रही है और वो बड़े से बड़े ऑफिसर से भी बात कर लेते हैं। ये जो आपकी संरचना है, जो योजना के अंतर्गत है, इसका ढांचा क्या है? कहाँ किससे संपर्क, किससे बात की जाए तो किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ने का मौका मिले?
मनरेगा के अंतर्गत यदि आपको जल संरक्षण के काम कराने हैं तो आपका जो ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हैं, वे मतलब ग्राम पंचायत इसकी प्रमुख कार्यकारी एजेंसी है मनरेगा की ग्राम स्तर पर। तो आपको मनरेगा से यदि काम कराना है तो आप सरपंच महोदय से संपर्क करिए। हर वर्ष मनरेगा की एक वार्षिक आयोजना तैयार होती है। आप अपने सरपंच महोदय से संपर्क करके उस वार्षिक आयोजना में अपने उपयोग का जल संरक्षण का काम जुड़वाइए ताकि वो फिर स्वीकृत होकर काम हो सके। यदि सरपंच साहब से आपकी बात नहीं हो पा रही है तो जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय हैं उनसे भी आप संपर्क करते हैं। यदि वहाँ से भी आपकी बात नहीं बन रही है तो फिर जिला पंचायत में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मनरेगा के संदर्भ में ये 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच, फिर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उनके बाद में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिनसे संपर्क करके आप मनरेगा के तहत जल संरक्षण का काम करवा सकते हैं। जो वाटरशेड योजना है उसमें आप जो एक वाटरशेड स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष भी सरपंच होते हैं तो वहाँ पे भी फिर से आप सरपंच महोदय से संपर्क कर सकते हैं। बट उसमें जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जनपद के, वे नोडल अधिकारी हैं। तो बेहतर होगा कि वाटरशेड के तहत आपको यदि कोई काम कराना है तो जो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके अपनी बात को रखें ताकि आपका काम हो सके। दवे साहब, बहुत सारे कुएं आपने खुदवाए हैं, बहुत आपकी योजना के अंतर्गत बहुत सारे कुएं खुदे हैं। अब ये जो कुएं बनेंगे वो किस तरह के होना चाहिए, पक्के, कच्चे, बड़े, छोटे, क्या पैरामीटर्स कुछ बता सकेंगे आप? नहीं, कुएं का निर्माण वाटरशेड में तो नहीं होता है, जी। परंतु मनरेगा में कुएं का निर्माण अनुमत कार्य है और कुएं के निर्माण के लिए मनरेगा के अपने गाइडलाइन है। जहां जैसा भूमिगत स्ट्रेटा होगा उसके अनुरूप कुआं वहां बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसमें ऐसा नहीं है कि खोद के केवल कच्चा कुआं छोड़ देना है, स्ट्रेटा जैसा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड का जो स्ट्रेटा है वहाँ पे जो भूमिगत संरचना है वहाँ की, वहाँ पर कुएं में जहाँ का जो फ्लैग स्टोन वहाँ का स्टोन है उसका पतला पतला ब्रिक्स लगा के उसको पक्का करते हैं। दूसरे तरफ में कहीं ब्रिक्स के वॉल जो ईंट है उसका वॉल खड़ा करके फिर कुएं को बांधते हैं। तो मनरेगा के तहत कुआं खोद के उसको पक्का बनाने का प्रावधान है। तो वाटरशेड के कई रूप हैं। आप मनरेगा की भी बात आपने की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की भी बात की, और आपने विस्तार से बताया कि कैसे पंचायत स्तर से आप खुद आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, खुद प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद प्लानिंग को लेकर आगे। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि हमको आज के समय में ये पहले समझना होगा कि हम कौन सी फसलें ले रहे हैं, उन फसलों के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन सा काम लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल खेत तालाब ही बनाना है। हो सकता है कि आपके खेत के आसपास से कोई नाला प्रवाहित होता है, वहां आप चेक डैम बना दें, उससे पानी की आपूर्ति हो सकती है। अभी आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष अमृत सरोवर नामक योजना लॉन्च की है, तो उसमें 10,000 घन मीटर से अधिक क्षमता के तालाब बनाए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके खेत के आसपास उपयुक्त स्थल है जहां 10,000 घन मीटर से अधिक क्षमता का तालाब बनाया जा सकता है, तो आप अमृत सरोवर के लिए वहां पे निर्माण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको आवश्यकता का आकलन पहले करना होगा। ऐसा नहीं है कि संरचना बना दो और उसके पहले आवश्यकता का आकलन नहीं, तो फिर वो अनुपयोगी हो जाती है। और इन सब के लिए ग्रामीण विकास विभाग के जो कार्यकर्ता हैं आपके ग्रामीण स्तर तक, उनसे संपर्क में रहिएगा, योजनाओं का जरूर लाभ लीजिए। हमें बहुत बहुत धन्यवाद दवे साहब। धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और वाटरशेड से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारे सवालों का जवाब जो पंचायत के हैं वो भी और किसानों को भी मिला होगा। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।